हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करेंगे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मींस जैसे ही हमने कोई मैग्नेट लिया तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी चारों तरफ, वो कितना फोर्स लगाएगी किसी भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। तो हमें उस फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लगाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z। मान लेते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती कहां से कहां तक है? ये हो गया मैग्नेट साउथ नॉर्थ। अंदर तो होती है साउथ टू नॉर्थ। बट अगर कोई तुमसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो हम मैग्नेट के अंदर वाली कभी नहीं बताते। अगर सिंपली एक ही जवाब देना हो तो हम बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के अंदर वाली डायरेक्शन हम तभी बताते हैं जब कोई हमसे स्पेशली पूछता है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम बोलेंगे मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर कितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। तो मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है v, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है थीटा। अब जब कोई भी कंपोनेंट होता है, कोई भी पार्टिकल होता है, उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है। और अगर वो मेन चीज क्या है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही एंगल बना रही है थीटा। तो अब हम इसको क्या करेंगे? कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है वेलोसिटी को। तो सबसे पहले वेलोसिटी को हम देखेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कितना है और कितना वो दूसरी डायरेक्शन में। तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। जो ये वेलोसिटी है वो जो भी हमारा मेन पार्ट है, टॉपिक का मेन पार्ट है, उसके साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो थीटा जिसके साथ बनाते हैं उसको तो हम लिख देंगे v cos थीटा। अब इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ये वाली है तो इसको हम लिख देंगे v sin थीटा। ठीक है, जिसके साथ एंगल बनाती है उसको हम लिखते हैं v cos थीटा और दूसरे वाले को हम क्या लिखते हैं? v sin थीटा। अब देखो, जो फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल होता है? चार्ज के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या सिंपल चार्ज बोलेंगे कि जितना बड़ा चार्ज होगा उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। जितना स्मॉल चार्ज होगा स्मॉल फोर्स लगेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। नेक्स्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये चीज हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की कि जो फोर्स होता है वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हो गया v sin थीटा। नेक्स्ट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा वो फोर्स लगाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल है तो स्मॉल सा फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी है तो फोर्स भी क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे इन तीनों फैक्टर्स को हम ज्वाइन कर देंगे। फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्यू और इसको साइन थीटा को इंक्लूड करने के लिए हमने क्या कर दिया? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v क्रॉस b। यहाँ पे ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और जब यहाँ पे क्या होगी? इसको ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पार्टिकल पर इतना फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इतना फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के एक कांस्टेंट लगा दो के, जिसकी वैल्यू रख दो 1। तो ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला आ गया यही।
तो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस, सबसे फर्स्ट स्पेशल केस है। सबसे फर्स्ट स्पेशल केस क्या होगा हमारे पास, अगर हम ले लेते एक अनचार्ज्ड पार्टिकल, जो जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो इसके कंपैरिजन में जो इसके स्पेशल केसेस है वहां से पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। एक बहुत बड़ी सारी स्टेटमेंट दे देंगे कि कोई भी पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर और वो इतना एंगल बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, तो बताओ उस पर फोर्स कितना लगेगा। बट एक पॉइंट दे देंगे कि जो पार्टिकल, एक अनचार्ज्ड पार्टिकल, तो उस पर हमें फोर्स बताना है। अब जब कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज कितना है, 0, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, उस पे 0 हो जाएगा। तो फोर्स भी कितना लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। जब कोई चार्ज है ही नहीं तो फोर्स भी नहीं लगेगा। तो फोर्स कहां पर लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा एक चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर। सेकंड पॉइंट, अगर मान लेते हैं थीटा की वैल्यू है 0, मतलब या तो वो मूव कर रहा है पैरेलल में, या फिर थीटा कितना है 180 डिग्री, मतलब वो मूव कर रहे हैं एंटी पैरेलल में। ठीक है, तो उस टाइम पे फोर्स कितना होगा, तो देखो क्यू वी बी साइन ऑफ, या 0 डिग्री हो यहाँ पे या फिर साइन 180 डिग्री हो, दोनों की केसेस में फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव कर रहा है या एंटी पैरेलल में मूव कर रहा है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पार्टिकल उसके साथ मूव कर रहा है, तो इसलिए वो उस पर फोर्स ही नहीं लगाएगी। कब जब वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। तो फोर्स कब लगाएगी, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 91 होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी। और ये क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है। मींस जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में मूव कर रहा है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे फोर्स क्या लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा। अगर बीच का कोई एंगल है तो उस टाइम पे फोर्स कम लगेगा, बट लगेगा जरूर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स लगने के लिए चार्ज होना चाहिए। दूसरा, वो एक पर्टिकुलर एंगल पर मूव कर रहा हो, ना कि 0 या फिर 180 डिग्री पर। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। बायोट सैवर्ट्स लॉ। अब देखो, जो ये बायोट सैवर्ट लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है कि ये बायोट और सैवर्ट दो साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, बायोट और सैवर्ट क्या है, साइंटिस्ट के नाम है। बहुत ही अजीब अजीब से होते हैं ये साइंटिस्ट के नाम। हमारे इंडिया में तो क्या होता है, बहुत सिंपल से नाम होते हैं, जगदीश हो गया, रमन हो गया। बट दूसरे देशों में क्या होंगे, अजीब अजीब से बिल्कुल। तो ये वही वाले है, बायोट और सैवर्ट दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था, इस लॉ को बनाया था। इसके सबसे पहले तो ये कहां पर यूज करेंगे हम, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर। और वो जो करंट एलिमेंट होगा वो नॉन लीनियर भी हो सकता है और लीनियर भी। नॉन लीनियर
ये कोई जरूरी नहीं है, वो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो बिल्कुल जो छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट होगा उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये किसने बताया था? बायोट और सैवरेट ने बताया था। अब इसको प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है करना, क्यों? क्योंकि बहुत ही स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लैब के अंदर बनाना और उसको फिर ऑब्जर्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसकी वजह से इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? एक नॉन लीनियर कंडक्टर लिया। ये हो गया एक पॉइंट पी। इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मान लेते कि करंट एलिमेंट के अंदर करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते, ये वाला। ये हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dl। अब जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस या फिर बोल लो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है जो टोटल हो जाता है पाथ कवर्ड। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मतलब वो स्पेसिफिक होती है कि फाइनल और इनिशियल के बीच की डिस्टेंस, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये वाली जो डायरेक्शन ली है, ये वाला जो करंट एलिमेंट लिया उसको हमने दिखा दिया dl से। तो मतलब यहाँ पर करंट भी फ्लो कर रहा है और इसकी पर्टिकुलर लेंथ भी है। तो ये जो कंपोनेंट बन गया ना I dl, इस I dl को ही हम क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। I dl को हम क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम दिखाएंगे r वेक्टर से, और ये एंगल कितना है? थीटा है। P पॉइंट की डिस्टेंस करंट एलिमेंट से कितनी है? r वेक्टर, और इसके साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो सबसे पहले तो देखो, हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देते। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल होता है। इसके लिए हमें अप्लाई करना है राइट हैंड पाम रूल। थर्ड यूनिट के अंदर कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए राइट हैंड पाम रूल। सिंपल, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट करो जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पाम कहां पर है? बोर्ड की तरफ है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर एंड इनवर्ट डायरेक्शन में। तो फिर बायोट और सैवरेट ने क्या बताया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब करंट एलिमेंट अगर बहुत स्मॉल है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगी स्मॉल, जिसको हम दिखाएंगे dB से। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl वेक्टर। मीन्स जितना बड़ा करंट एलिमेंट होगा उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर छोटा सा कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी, अगर बड़ा कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इस एंगल पर डिपेंड करता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। r क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर से P पॉइंट की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे dP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सभी को ज्वाइन कर दो, I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। dB वेक्टर इज इक्वल टू K कांस्टेंट हो गया, I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा dB, जो बायोट और सैवरेट ने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब अगर K की वैल्यू हम सीजीएस सिस्टम में ले तो इसकी वैल्यू होती है 1 सीजीएस सिस्टम में, और K की वैल्यू SI सिस्टम में होती है μ0/4 पाई। कहाँ पर होती है? SI सिस्टम के अंदर।
अब यहाँ पे जो म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। पर मीन परमिशन देना है, एबिलिटी मीन्स एबिलिटी है उसके अंदर। म्यू नॉट क्या बताता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इजीली पास हो सकती है। अब इस म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, म्यू नॉट की फिक्स होती है। और म्यू नॉट कहाँ पर होता है? फ्री स्पेस के अंदर, मीन्स एयर के अंदर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। 4 पाई ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। अगर हमें चाहिए म्यू नॉट बाई 4 पाई तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये था हमारा बायोट एंड सैवरेट लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो बायोट एंड सैवरेट लॉ उसका यूज हमने कहाँ कहाँ पर किया। सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट निकालने के लिए, या फिर स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, या वो सर्कुलर कॉइल हो या फिर एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बायोट सैवरेट लॉ का यूज करते हैं।